हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। ये प्रिंसिपल और रूल जो हैं इसका यूज करते हैं हम लोग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। जब तक आपको अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल पता नहीं होगा तब तक आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल गाइड करता है हाउ टू अरेंज इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम के अंदर जो शेल हैं, सबसेल्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल में अफबाउ वर्ड का मीनिंग है बिल्डिंग अप और इसका मीनिंग है कंस्ट्रक्शन। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू गोज इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है मिनिमम एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले भरने की। कम से कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इसलिए प्रत्येक ऑर्बिटल का कुछ ना कुछ कैपेसिटी है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जब लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल्ड अप हो जाता है तभी वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जा सकता है। तो अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या प्रेफरेंस होगा टू गो इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाने की टेंडेंसी इसकी होती है। जैसे 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है तो इसके भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा और इसके भर जाने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। तो इस तरह से 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड फिर 4p एंड सो ऑन। लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को भरते हुए इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा और हायर एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा, उसके लिए एक रूल फॉलो करते हैं हम लोग। उस रूल को बोलते हैं n+l रूल। n+l का सम करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुदल क्वांटम नंबर l। ये दोनों एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। n और l का सम जिस ऑर्बिटल के लिए लोअर होता है उसका एनर्जी लोअर माना जाता है और जिसके लिए n+l का सम ज्यादा होगा उन ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा माना जाएगा। कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनके लिए n+l सेम हो जाते हैं। जब ऑर्बिटल के लिए मोर देन 1 ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू सेम हो जाए तो जिन ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम, जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा। तो हम लोग फर्स्ट रूल यहां पर लिखेंगे n+l रूल में लोअर वैल्यू ऑफ n+l, लोअर वैल्यू ऑफ n+l for n orbital has its lower energy। जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा और यदि मोर देन 1 ऑर्बिटल के लिए n+l सेम हो तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। If 2 or more orbitals has same value of n+l, then the orbital with lower value of n has lower energy।
तो जब आप n+l का सम करेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए, तो जिसके लिए n+l सबसे कम मिलेगा उसका एनर्जी सबसे कम है, जिसके लिए n+l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा है। और जब n+l दो या अधिक ऑर्बिटल के लिए सेम है, तो जिसके लिए n का वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम है, जिसके लिए n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा है। ये याद रखेंगे, यही रूल है टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड व्हिच ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी। जैसे आप देखिए 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है और 3s ऑर्बिटल है। अब 1s ऑर्बिटल के लिए n और l का सम करते हैं। n का वैल्यू, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ऑर्बिटल के साथ लगा हुआ, यही होता है 1, 2, 2 और 3। और s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, s के लिए l का वैल्यू 0, d के लिए l का वैल्यू 2 और f के लिए l का वैल्यू 3 होता है। तो आपको n+l का सम करेंगे तो आपको यहाँ 1 आ जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 + 0 भी 3 हो जाएगा। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l सबसे कम है हुआ है 1s। 1s की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। इससे ज्यादा एनर्जी का जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? 2s, क्योंकि इसके लिए n+l 1s से ज्यादा है, तो 2s की एनर्जी उससे ज्यादा होगी। और 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की होगी या 3s की होगी, क्योंकि इस दोनों के लिए n+l सेम है। जब n+l सेम होगा तो जिसके लिए n का मान कम हो उसका एनर्जी कम, n का मान ज्यादा हो तो इसका एनर्जी ज्यादा। तो आपको 2p के लिए n का मान कम है और 3s के लिए n का मान ज्यादा है, तो 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का होगा और 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का होगा। क्योंकि 2p और 3s के लिए n+l सेम है, तो जिसके लिए n का वैल्यू लोअर है उसका एनर्जी कम हो गया और जिसके लिए n का वैल्यू हायर है उसका एनर्जी हायर हो गया। तो 3s का एनर्जी ज्यादा होगा 2p के एनर्जी से। तो इस तरह से हम लोग n+l के रूल के द्वारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड करते हैं, कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का और कौन सा ऑर्बिटल हायर एनर्जी का है। अब आपको एक यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको बताया जा रहा है, जिसमें कम एनर्जी का ऑर्बिटल और अधिक एनर्जी के ऑर्बिटल अरेंज हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जब तक आपको याद नहीं होता है सीक्वेंस, तब तक आप इस तरह से 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s तक लिख लीजिए, क्योंकि आपको 7 पीरियड में एलिमेंट होते हैं और 7 पीरियड तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप यहाँ तक में लिख सकते हैं। थर्ड सेल में 3s, 3p, 3d होता है। फोर्थ सेल में 4s, 4p, 4d सब सेल होते हैं। फिफ्थ पीरियड में 5s, 5p, 5d और यहाँ 4f भी हो जाएगा फोर्थ सेल में, और फिफ्थ सेल में यहाँ 5f भी हो जाएगा। सिक्स सेल में 6s, 6p, 6d के साथ 6f हो जाएंगे और 7s, 7p, 7d और 7f हो जाएंगे। तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल 1s है, उससे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल 2s है, उससे ज़्यादा एनर्जी का 2p है, फिर 3s है। तो 1s वाले को पहले भरते हैं, 2s वाले को उसके बाद भरते हैं, 2p वाले को उसके बाद भरते हैं, 3s वाले को उसके बाद भरते हैं। उससे ज़्यादा एनर्जी का 3p होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी का 4s होगा और फिर 3d होगा, फिर 4p होगा एंड फिर 5s होगा, फिर 4d होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी का 5p होगा, फिर 6s होगा और फिर 4f को भरेंगे, फिर 5d को भरेंगे, फिर 6p को भरेंगे और फिर 7s को भरेंगे और फिर 5f को भरेंगे और फिर 6d को भरेंगे और फिर 7p को भरेंगे। यहीं तक में आपका पीरियोडिक टेबल समाप्त हो जाएगा, है ना। 7p में जाकर आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल के द्वारा भर सकते हैं। पहला सीक्वेंस है 1s, फिर दूसरा सीक्वेंस है 2s, तीसरा जो सीक्वेंस होगा 2p, 3s का, फिर 3p, 4s का, फिर 3d, 4p, 5s का, फिर 4d, 5p, 6s का और फिर 4f, 5d, 6p और 7s का और फिर 5f, 6d और 7p। पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटेड इन 7p। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल है और अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो हमने सीक्वेंस बनाया ऑर्बिटल के अरेंजमेंट का, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल और हाई एनर्जी का ऑर्बिटल, सबसे कम एनर्जी का 1s है, उससे ज़्यादा एनर्जी का 2s है और उससे ज़्यादा एनर्जी का 2p है और इससे ज़्यादा एनर्जी का 3s है, फिर 3p है
और फिर 4s है और फिर 3d है और 3d के बाद 4p है और 4p के बाद 5s है एंड सो ऑन। आप इस तरह से पैरेलल लाइन में जाएंगे, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p और 7s और फिर 5f 6d और 7p। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स से लिख सकते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एनर्जी ये ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट बना हुआ है। तो अपना प्रिंसिपल के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या करता है? पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल आपको समझाता है कि किसी ऑर्बिटल में क्या नहीं करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो क्या नहीं करना है, क्या एक्सक्लूडेड है। तो इसमें दो बातें नहीं करने के लिए कहा गया है, जिसको हम लोग याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहली बात कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, चाहे वो p ऑर्बिटल हो, चाहे वो d ऑर्बिटल हो, चाहे वो f ऑर्बिटल हो, किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए 2 into 3 मैक्सिमम 6 जाएगा। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 into 2 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 into 2 मिला के मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरी बात क्या नहीं करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूजन है इसमें। दूसरा जो एक्सक्लूड करना है वह कि 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड सेम बन जाएगा और सेम मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये रूल है, ये प्रिंसिपल है पॉली का कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जब भी सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे तो सेम स्पिन के साथ ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, वो अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। और इसलिए चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है इन एन एटम। यदि प्रिंसिपल, एजीमुदल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हुआ, मतलब सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रिंसिपल, एजीमुदल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर निश्चित रूप से क्या होगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम इन एन एटम। किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुदल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यदि कोई 3 सेम है तो चौथा डिफरेंट होगा। तो आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्सक्लूडेड है। नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 quantum number. It means if principal, azimuthal and magnetic quantum number are same, then a spin quantum number must be different. इसका ये मतलब हुआ कि सेम ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रिंसिपल, एजीमुदल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएगा, लेकिन उसका स्पिन सेम नहीं होगा, उसका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इनका अपोजिट बन सके, और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगा
तो इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएंगे, रिपल्सन कम हो गए तो स्टेबिलिटी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। सेम स्पिन के साथ दो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्यूपाई करेंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगी, रिपल्सन बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए सेम स्पिन के साथ दो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे इन द सेम ऑर्बिटल। जब भी दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को आप हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं। जैसे हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये 1s ऑर्बिटल में होता है, 1s ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन है। अब n का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, सेम है। l का वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और s ऑर्बिटल में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है और n 1 है तो l का वैल्यू 0 हो गया। s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1। अब l जब 0 होगा तो m का पॉसिबल वैल्यू 0 ही हो सकता है और m जब 0 है, l 0 है, मतलब सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। वन इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू +½ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू -½ होगा। मतलब चारों ही क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है। इसमें 3 यदि सेम है तो फोर्थ क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का डिफरेंट हो गया। एक के लिए हो गया +½ दूसरे के लिए क्या हो गया -½ तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि किसी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिटल में जाएंगे तो दोनों का स्पिन डिफरेंट होगा, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑक्यूपाई करता है। अब तीसरा जो रूल है वह रूल है हंट्स रूल। हंट्स रूल और हंट्स रूल, हंट्स रूल या हंट्स रूल में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ये कहता है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल, मतलब मोर देन वन ऑर्बिटल्स का यदि सेम एनर्जी हो, तो सेम एनर्जी के यदि एक से ज्यादा ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे। सेम एनर्जी के यदि एक से ज्यादा ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन गोज इन ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगली। यदि सेम एनर्जी का एक से ज्यादा ऑर्बिटल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सब में सिंगली जाएगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो जाएगा सब में वह पैरेलल स्पिन के साथ जाएगा, मतलब सब में सेम स्पिन के साथ जाएगा। और जब सभी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे विथ पैरेलल स्पिन, तब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेगा और ये पेयरिंग करेगा तो अपोजिट स्पिन के साथ करेगा। जैसे में आप देखें यहाँ पर p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है px, दूसरा है py, तीसरा है pz। अब p सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यदि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज जाएगा और तीसरा भी क्लॉकवाइज जाएगा और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और जब तीनों ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैरिंग करेगा और पैरिंग जब भी होगा तो अपोजिट स्पिन के साथ होगा। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज स्पिन में है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ जाएगा, फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ गया और फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ गया। यानी कि आपको p सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन के भरने का जो नियम होगा, जो रूल होगा वो क्या होगा। पहला इलेक्ट्रॉन P1 बोलते हैं इसको, यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको देखिए यहाँ पे भरना है, इसमें पैरिंग नहीं करना है, इसमें फिर पैरेलल स्पिन के साथ जाएगा और ये P2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यदि किसी के P में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे विथ पैरेलल स्पिन। ये P3 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया एन पैड, तो इसको कंप्लीटली हाफ फील्ड बोलते हैं। कंप्लीटली हाफ फील्ड सब सेल जो होते हैं ये बहुत स्टेबल होता है। कंप्लीटली हाफ फील्ड सब सेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं और कंप्लीटली हाफ फील्ड सब सेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड होने में भी ये रेसिस्ट करेगा और यदि इसके इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहेंगे तो उसके लिए भी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल नहीं होने के लिए
ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा दिखाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज्यादा दिखाता है। और इस तरह से अब जब P4 लिखेंगे तो P4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चला जाएगा। ये P4 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चला गया विथ अपोजिट स्पिन। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग करेगा अब नेक्स्ट ऑर्बिटल में। इस तरह से 1 2 3 फोर्थ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लिया, इसको P5 कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और P6 में क्या होगा, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाए। और ये कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गए, सब में एक एक क्लॉकवाइज और एक एक एंटी क्लॉकवाइज गया और सब में एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड P सबसेल ये कहलाएगा P6 कॉन्फ़िगरेशन, इसको P6 बोलेंगे। और ये कंप्लीटली फिल्ड P सबसेल है और कंप्लीटली फिल्ड P सबसेल बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के केसेस में देखने को मिलता है। इनर्ट गैस का जितना भी एलिमेंट है उसके आउटर सेल में NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। उस एलिमेंट का ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो ये इनर्ट गैस के जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो गए P6 कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से D सबसेल अवेलेबल हो तो D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सब में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जब पहले से क्लॉकवाइज भरा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग करेगा अपोजिट स्पिन के साथ, 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन और 10th इलेक्ट्रॉन। तो जैसे P सबसेल में सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुलफिल्ड होने पे एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, उसी तरह D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड है इट मीन्स कंप्लीटली हाफ फिल्ड है D सबसेल। और 5 इलेक्ट्रॉन के बदले यदि D10 हो जाए तो ये क्वाइट स्टेबल हो जाते हैं। D10 कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप कॉपर में देखते हैं, आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन में D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से जब आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिंक के कॉन्फ़िगरेशन में आपको D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको जिसके भी D में 10 इलेक्ट्रॉन है वो भी बहुत स्टेबल होते हैं और इसको कंप्लीटली फुलफिल्ड सबसेल बोलते हैं। तो D5 या D10 या P3 या P6 कॉन्फ़िगरेशन क्वाइट स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। यदि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन के साथ या सभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के साथ तो समझिए ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है और सिमेट्री लीड टू स्टेबिलिटी वाली बातें होती है। जितना भी सिमेट्रिकल पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एटम में भी जब कोई ऑर्बिटल आपको सेम एनर्जी का ऑर्बिटल हो किसी सबसेल में तो सब में एक समान कॉन्फ़िगरेशन है तो उस एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और जिसमें एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सारे ऑर्बिटल्स में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उससे कम होती है। तो ये रूल है हंट्स रूल। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।